जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो वेल गाइस, आप लोगों को बता दूं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हल करवाया जा रहा है। ओके, 2013 से लेके 2023 तक के सारे पेपर आप लोगों के 24 की एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आप लोगों को हल करवाया जा रहा है। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दिए। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप भी उत्तर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, जीवाणुओं के किस समूह को रश्मि कवक कहा जाता है? ऑप्शन आपका है माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज या मिक्सोबैक्टीरिया। तो प्यारे साथियों, जीवाणुओं के किस समूह को हम रश्मि कवक कहते हैं, ये उन्होंने पूछा है। ओके, रे फंगस। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, जो एक्टिनोमाइसीटीज है उसे हम कहते हैं रश्मि कवक। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अच्छा, ये आप लोगों का जो माइकोप्लाज्मा है, ये आप लोगों का है सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा बैक्टीरिया, सबसे छोटा जीवाणु, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो पादप कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला सेलुलोज बना होता है। देखिए, अगर आप लोग 2013 से लेके 23 तक के जो क्वेश्चन है ओल्ड, उनको सॉल्व कर लेते हो पूरे, तो आप लोगों का 100% तैयारी पूरा हो जाएगा। ओके, ध्यान से आप लोग देखिएगा, स्किप मत कीजिए। पादप कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला सेलुलोज किसका बना होता है? अल्फा ग्लूकोज से, बीटा ग्लूकोज से, या गैलेक्टोज से, या फ्रक्टोज से। तो प्यारे साथियों, साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को उत्तर करना चाहिए। चलिए, अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता नहीं तो बता देता हूँ। इसका हो जाएगा बीटा ग्लूकोज। ओके, कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला सेलुलोज किसका बना होता है? ये होता है बीटा ग्लूकोज से बना हुआ होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से मोनोकार्पिक पौधा कौन सा है? मोनोकार्पिक पौधा, मोनो मोनो मतलब ये आप लोगों का, चलिए, मोनोकार्पिक प्लांट पूछा है तो अंगूर है, केला है, आम है, या अनार है? चलिएगा गाइस, तो बता दूं, इसका सही उत्तर होगा केला होगा। केला होगा मोनोकार्पिक पदार्थ, मतलब इसको आप कह सकते हो एक वर्षीय पौधा। ओके, एक वर्षीय पौधा मतलब देखिए, केले को एक बार लगाते हैं यानी एक फसल वो देता है। चलिए, बनाना का आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसके ऑप्शन। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको सेट कर देते हैं। चलिए, थोड़ा, चलिए, अब आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा होगा। ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए एटीपी के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए एटीपी के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। वैसे C3 चक्र में 9 एटीपी तथा C4 चक्र में 20 एटीपी, C3 चक्र में 18 एटीपी, C4 में 30 एटीपी, या फिर आगे आप लोगों का देखिए 22 एटीपी फॉर C3 साइकिल, या 35 एटीपी फॉर C4 साइकिल। उसी प्रकार ऑप्शन चौथा दे रखा है, C3 चक्र में 24 एटीपी तथा C4 में 36। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या होगा गाइस? देखिए, आप लोगों का जो है C3 में 18 एटीपी तथा C4 में 30 एटीपी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने,
फर्न में जाइलम होता है, फर्न में जाइलम होता है, एग्जार्क, मिसार्क, एंडार्क या पॉलीआर्क। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हल करवा देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे फर्न में जो जाइलम होता है वो क्या होता है, मिसार्क होता है। ओके, बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, वह वर्णक जो लाल एवं दूरस्थ लाल प्रकाश अवशोषित करता है कहलाता है। लाल, वह वर्णक जो लाल एवं दूरस्थ लाल प्रकाश अवशोषित करता है कहलाता है फाइटोक्रोम, केरोटीन, साइटोक्रोम या जेंथोफिल। चलेगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका फाइटोक्रोम। ओके, फाइटोक्रोम हो जाएगा। चलिए, अच्छा, केरोटीन किस में का पाया जाता है आप लोगों का, गाजर में पाया जाता है, जिसके कारण गाजर का रंग भी पीला होता है। ठीक है, पिगमेंट है वो। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे साथी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे द्वारा करवाए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिएगा, ऐसी अवस्था जिसमें फिलामेंट यौम एंथर अपनी दूरी लंबाई तक जुड़े रहते हैं होते हैं। देखिए, ऐसी अवस्था जिसमें फिलामेंट मतलब पूतंतु और एंथर मतलब परागकोश अपनी पूरी लंबाई तक जुड़े रहते हैं होते हैं, सिनेंड्रस, गाइनेंड्रस, पोटेंड्रस या सिंजेनेसियस, तो बताना है आप लोगों को। ओके, ऐसी अवस्था जिसमें फिलामेंट पूतंतु और एंथर यानी परागकोश अपनी पूरी लंबाई तक जुड़े रहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो देखिएगा, इसको कहते हैं हम सिनेंड्रस। ओके, क्या कहते हैं, सिनेंड्रस कहते हैं, याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सिनेंड्रस। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। तो ये रहा आप लोगों के सामने विषमवर्तिकात्व। वितम देखिए, विषमवर्तिकात्व हिट्रोस्टाइली किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, प्रिमूला, मिराबिलिस, हेलिएंथस या चाइना रोज। देखिए, जो बायो के स्टूडेंट है उनके लिए ये शब्द तो आसान रहेगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा जो है टफ पड़ेगा। ओके, क्योंकि उन्होंने बायो को स्टडी नहीं किया है डिटेल में, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, लेकिन जो है आप लोगों को और बायो वालों को तो थोड़ा आसान ही जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रीमूला हो जाएगा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों के सामने, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन तथा थायरोट्रोपिन हार्मोन स्त्रावन होता है। ओके, कहाँ से निकलता है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन तथा थायरोट्रोपिन हार्मोन। तो ये आप लोगों के लाइसोसोम के द्वारा नियंत्रित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा नियंत्रित होता है, या गोल्गी बॉडी के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, ये जो आप लोगों का है ये निकलता है आप लोगों का गोल्गी बॉडी के द्वारा नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा, इनका काम याद कर लीजिएगा, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन क्या काम करता है और थायरोट्रोपिन हार्मोन क्या काम करता है। ठीक है, पढ़ के जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया लोह के अभाव से सीधी प्रभावित होती है। अभाव मतलब कमी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय डिफिशियंसी ऑफ Fe। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया लोहे के अभाव से सीधी प्रभावित होती है, ग्लाइकोलिसिस, केल्विन चक्र, कोशिका का डीपीडी स्तर, या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। चलिए, तो इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण जो है वो आप लोगों का है प्रक्रिया लोह के अभाव से सीधी प्रभावित होती है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ब्रायोफाइटा के मादा गेमीटेंजिया, ब्रायोफाइटा के मादा
गेमिटेंजिया कवक के मादा गेमिटेंजिया से भिन्न है निम्न लक्षणों में। अ फीमेल गेमिट गेमिटेंजिया of bryophyta differs from that of fungus in possessing okay ब्रायोफाइटा के मादा गेमिटेंजिया कवक के मादा गेमिटेंजिया से भिन्न है निम्न लक्षणों में। तो लार्ज नेक मतलब लंबी गर्दन, वेंटर, बंध कोशिकाओं युक्त जैकेट परत में एक अंड कोशिका और सिंगल एग सेल। तो बताना है ब्रायोफाइटा के मादा गेमिटेंजिया कवक के मादा गेमिटेंजिया से भिन्न है कौन से लक्षण में से इनमें से। तो याद रखिएगा आप लोग, बंध कोशिकाओं युक्त जैकेट परत। ओके, इसके कारण जो है ब्रायोफाइटा के मादा गेमिटेंजिया कवक के मादा गेमिटेंजिया से भिन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। तो ये रहा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए ताकि मैं बढ़िया से क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लाऊं। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया बार बार नाम आ रहा है, तो ये पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ओके, क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? बेंटा ने की थी जहाँ तक। और हाँ, ये जो है एटीपी का निर्माण करती, एटीपी का निर्माण करती, मतलब ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। चलेगा, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित है। बाहरी झिल्ली में, अंतर क्रिस्टी स्थान में, आंतरिक झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली स्थान में। तो इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा, क्या होगा? आंतरिक झिल्ली में। ठीक है, आंतरिक झिल्ली में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। ऐसे जीवाणु जिनमें फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं और जो ग्लाइडिंग द्वारा गति करते हैं को किस समूह में रखते हैं? ऐसे जीवाणु जिनमें फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं और जो ग्लाइडिंग द्वारा गति करते हैं को किस समूह में रखा है? स्पाइरोकिट्स, रिकेट्सिया, मिक्सोबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया। तो जिनको रखते हैं हम मिक्सोबैक्टीरिया में, याद रखिएगा, मिक्सोबैक्टीरिया में रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने। फर्न के वास्कुलर सिलेंडर में लीफ गैप होता है। फर्न के वास्कुलर सिलेंडर में लीफ गैप होता है। एयर स्पेस, पेरेनकाइमेटस क्षेत्र या कोलेनकाइमेटस क्षेत्र या पूरी तरह से फ्लोएम क्षेत्र। चलिए, तो इसका सही उत्तर आप लोगों को याद रखना है, पेरेनकाइमेटस क्षेत्र। ओके, क्या हो जाएगा? पेरेनकाइमेटस क्षेत्र। फर्न के वास्कुलर सिलेंडर में लीफ गैप होता है, वो क्या कहलाता है आपका क्षेत्र? पेरेनकाइमेटस क्षेत्र कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पोलन एम्ब्रियोइड्स की खोज, हाँ, पोलन एम्ब्रॉइड्स की खोज गुआ तथा माहेश्वरी ने की थी, स्टीवर्ट तथा वाइट ने, कोनार तथा नटराजा ने या निच्चे तथा स्कूग ने। तो ये जो एम्ब्रियोइड्स है ना, एम्ब्रॉइड्स, ओके, एम्ब्रॉइड्स जो है इसकी खोज किसने की थी? गुहा तथा माहेश्वरी ने की थी। बढ़ते हैं आगे। तो आगे ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलिए, संश्लेषण का अनुमान किसके रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा किया जाता है? संश्लेषण का अनुमान किसके रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा किया जाता है? डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेसिफिकली मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड। जी हाँ, जो
डीएनए संश्लेषण है। डीएनए संश्लेषण का अनुमान किसके रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा किया जाता है? यूरेसिल के, एडेनाइन के, थाइमिडिन के या डीऑक्सीराइबोस शर्करा के? ATGU ये जो है आप लोगों के डीएनए में और आरएनए में पाए जाने वाले वो है ना, आपके क्या कहते हैं भी, क्षारीय। तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है डीएनए में जो क्षारीय 4 प्रकार के पाए जाते हैं और आरएनए में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा आप। ओके, तो देखिए इसका हो जाएगा आप लोगों का थाइमिडिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमिडिन हो जाएगा। ओके, थाइमिडिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। जीवाणु जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते, क्योंकि जीवाणु जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते क्योंकि नमक के कारण जीवाणु में जनन की दर कम हो जाती है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्लाज्मोलाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए पदार्थ अचार में नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, जो आप लोगों का है अचार जीवाणु जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए, निम्न दिए गए क्रॉस के परिणाम स्वरूप संतति द्वारा कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक का निर्माण हो सकता है? निम्न दिए गए क्रॉस के अनुसार, ठीक है, परिणाम स्वरूप संतति द्वारा कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक का निर्माण हो सकता है? ये आप लोगों के क्रॉस दिए हैं AA, BCC क्रॉस स्मॉल डबल ए, स्मॉल डबल बी और स्मॉल डबल सी। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को करना है 3, 8, 27 या 64। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 8 होगा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए इसको छोटा करते हैं थोड़ा, ताकि आप लोगों को दिखाई दे पूरा क्वेश्चन। चलिएगा, सूची फर्स्ट और सेकंड का मेल कीजिए और संकेतवली का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो इसमें एक तरफ एंजाइम दिया है और एंजाइम का कार्य दूसरी तरफ दिया है, ठीक है। एंजाइम क्या है? लाइगेज है। उसके सामने दिया है डीएनए के छोटे खंडों को जोड़ता है। डीएनए पॉलीमेरेज, तो विशिष्ट डीएनए क्रम पर डीएनए को काटता है। हेलिकेज, डीएनए रेप्लिकेशन के समय पूरक युग्मों के बीच हाइड्रोजन बंधन को तोड़ता है। तो ये इनको मिलाना है, सही जोड़ी आप लोगों की कह सकते हो उसको। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों का? चलिएगा, मिला लेते हैं हम लोग सही जोड़ी इसकी अभी। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का उत्तर। देखिए यहाँ पे 1 और 3 सत्य है और 2 असत्य है, ठीक है। मतलब ये जो लाइगेज है आप लोगों का, ये क्या काम करता है? डीएनए के छोटे खंडों को जोड़ता है। और ये हेलिकेज आपका जो है डीएनए के रेप्लिकेशन के समय पूरक युग्मों के बीच हाइड्रोजन बंधन को तोड़ता है। ये वाला आप लोगों का असत्य हो जाएगा। तो 1 और 3 आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, तो ये रहा आप लोगों के सामने। एक डबल ए, देखिए एक आप लोगों का है, ये क्रम है डबल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू डबल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका जीनोटाइप ए कैपिटल ए स्मॉल ए डबल बी और अनुपात कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और फिर बी स्मॉल में अनुपात में। ये देखिए ये पूरा अनुपात है, ये निम्न अनुपात में प्राप्त होंगे बोल रहा है। तो इसका जो है क्वेश्चन का उत्तर दिया है इन्होंने 1:2:1:0, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
निम्न में से कौन सा पौधा भारत में पागल की दवा के नाम से जाना जाता है? द प्लांट विच हैज ऑल्सो बीन नाउ इन इंडिया एस पागल की दवा। सर्पगंधा, मुलेठी, इंद्रायण या हरजोरी। तो वो पौधा कौन सा है? देखिए याद रखिए, सर्पगंधा जो पौधा है भारत में पागल की दवा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे गाइस। तो ये आप लोगों के सामने है, चावल की खेती के लिए पंख गोल यानी मड बॉल तकनीक का उपयोग किसने आरंभ किया था? IARI नई दिल्ली, IRRI फिलीपींस, CRRI कटक या CSIR नई दिल्ली। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? IRRI फिलीपींस होगा। चावल की खेती के लिए पंख गोल तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया था किसने? फिलीपींस ने किया था। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आप लोगों के सामने, मंद गति से श्वसन करने वाले पादप अथवा पादप उत्तक कौन से हैं? प्राक विभज्योतक, कैम्बियम, पत्र आधक एवं तरुण पौधे या फिर प्रौढ़ पौधे एवं परिपक्व उत्तक। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? प्रौढ़ पौधे एवं परिपक्व उत्तक। ठीक है, मंद गति से श्वसन करने वाले पादप अथवा पादप उत्तक कौन से है? प्रौढ़ पौधे एवं परिपक्व उत्तक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा, मेंडल के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुए थे? 1875, 90, 28, 1900 या 1867? चलिएगा ये आप लोगों का होगा 1867 से ही हो जाएगा। मेंडल के नियम सर्वप्रथम 1867 में प्रकाशित किए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? वह चित्र जिसके द्वारा एक जाति का कैरियोटाइप व्यक्त किया जाता है कहलाता है? द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग कैरियोटाइप ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड। वह चित्र जिसके द्वारा एक जाति का कैरियोटाइप व्यक्त किया जाता है क्या कहलाता है? इडियोग्राफ, इडियोटाइप या इडियोग्राम या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा इडियोग्राम। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए, न्यूक्लियाई की पूर्व खोज के संबंध में निम्न में से कौन सा स्पष्टीकरण श्रेष्ठ है? न्यूक्लियाई की पूर्व खोज के संबंध में निम्न में से कौन सा स्पष्टीकरण श्रेष्ठ है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियस सदस्य बॉडी है जबकि कोशिका सिद्धांत पूर्णतः जनरलाइजेशन है। न्यूक्लियस अन्य कोशिकीय भागों की तुलना में गहरे रंजित होते हैं या फिर अंग्रेज वैज्ञानिकों के पास अन्य की तुलना में अच्छे सूक्ष्मदर्शी थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा न्यूक्लियाई अन्य कोशिकीय भागों की तुलना में गहरे रंजित होते हैं। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सी पादप जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। सार्गेशम, वेलोनिया, वाउचेरिया, अल्वा पादप जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो ये आप लोगों का वाउचेरिया जो है पादप जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिएगा, क्या है? द्वितीयक कोशिकाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता कम होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें विविधीकरण के दौरान निश्चित अनुक्रमणीय परिवर्तन होते हैं या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? उपरोक्त सभी हो जाएगा। द्वितीयक कोशिकाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता कम होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है द्वितीयक कोशिकाओं में। ठीक है, इनमें विविधीकरण के दौरान निश्चित अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा उत्तर। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा क्वेश्चन, पराग
मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है। पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, साइटोकाइनेसिस, एम्फीमिक्सिस। तो गाइस इसका सही उत्तर देखिएगा साइटोकाइनेसिस होगा। ओके, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो गाइस पौधों में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक ग्लूकोज के अणु के लिए एटीपी और NADPH2 के अणुओं की संख्या क्रमशः आवश्यक होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा गाइस? तो इसका उत्तर होगा 18। देखिए ये आप लोगों का उत्तर देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 18 एंड 12, ठीक है, 18 और 12, ठीक है। तो गाइस यह थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। फिर मिलते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप लोगों के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। प्यारे साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। स्टूडेंट वार की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों।